अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मैं तो ख्वाजा आसिफ के ही जो बयानात आ रहे हैं बार बार, और बड़े जिसे कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं दंद चीस के वो जी गल्लां कर रहे हैं, मैं तो उसी से बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई। और अब तो जो हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी अजीब बात कर दी। वो अजीब बात नहीं है, बल्कि वो सीधा सीधा इल्ज़ाम है, और एक बहुत भयानक इल्ज़ाम, ख़तरनाक इल्ज़ाम है। उनका कहना है कि जो 9 मई का वाक़या था, उसमें जो साजिश हुई है, जो बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि साजिश थी, जो कि आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ थी, जिसका सरगना जो है वो इमरान खान था। उन्होंने अपने जो सियासी जत्थे हैं और उसके साथ मिल के, और उन्होंने जो ख़तरनाक बात की वो ये कि बीच में फ़ौजी अफसरान और उनकी बीवी और बच्चे भी शामिल थे। बस जो हम समझ रहे थे कि जो जिन फौजियों को सज़ा दी गई है वो इसलिए दी गई है कि उन्होंने नेगलेसी दिखाई, उस वक्त जो है कोर कमांडर हाउस को या दूसरी जगहों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो इस वजह से उनको सज़ा दी गई है। तो जिस पे मैं थोड़ा बहुत बाकियों से मेरा इख्तलाफ था कि नहीं, ये इंटरनल मामला है इदारे का, तो ये होना चाहिए। मैं खुद इस बात पे हैरान था कि जब वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी तो वहाँ पे क्यों इस तरह के हालात वाक़यात होने दिए गए या हुए। तो अब जो इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब से, वो बड़े हैरान कुन है। मैं तो शशद रह गया, जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा कि इस पे क्या हो सकता है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो मुझे कहा गया कि ये जो ख्वाजा आसिफ है और शहबाज शरीफ साहब है, ये दोनों दो ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हाँ, शायद ऐसा ही हो। फिर जब मैंने उस पर एनालाइज किया, सोचा और कड़ियों से कड़ी मिलाई, तो मुझे एक बात बिल्कुल समझ आई, और वो मैं आपके आगे पेश कर देता हूँ। आप भी इसको सोचिएगा, समझिएगा कि और देखिएगा कहाँ तक ये बात ठीक है। ख्वाजा आसिफ जो है वो मरीम नवाज के ग्रुप के बड़े करता धरता रुकन है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन नून लीग में जो ग्रुप बंदी हैं उसमें ख्वाजा आसिफ को हमेशा जो है वो मरीम नवाज के साथ जोड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मरीम नवाज ने जो है वो अब खुद को पीछे रखकर और खामोश रखकर, जैसे कि आप जानते हैं कि मरीम बीबी बड़े अरसे से खामोश हैं, तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को या लतीफ़ साहब को फ्रंट पे रखा हुआ है। लतीफ़ साहब जो समझे जाते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, और ख्वाजा आसिफ जो है वो मरीम नवाज के बहुत करीब समझे जाते हैं, गो के सारों के करीब होंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बार बार जो हमले कर रहे थे, उसको डिफेंड करने के चक्करों में, उन हमलों को जैसे कहते हैं काउंटर करने के चक्करों में, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए। ये मेरी एक सोच है। वो इस वजह से कि मियां शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि जो बार बार ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो हमारी तरफ मतलब नज़रें करवा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उनकी नज़रें जो हैं वो इमरान खान की तरफ चली जाए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एस्टेब्लिशमेंट की नज़रें किसकी तरफ जाती हैं, किसकी तरफ नहीं जाती। ये मेरा मुल्क है, एस्टेब्लिशमेंट मेरी है, ये सियासतदान मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है। तो मैं सिर्फ आपको वो एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो उनका ख्याल था कि शायद मैं इस तरह की कोई बात करूं कि ये जो नज़रें ख्वाजा आसिफ साहब के अटैक की वजह से हम पे आ रही हैं, तो मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि जिससे नज़रें जो हैं वो इमरान खान की तरफ चली जाए। लेकिन इसका रिवर्स हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अपने इन 15-16 महीनों की जो हुक्मरानी है, उसमें गो के बहुत ज़्यादा ब्लंडर हैं, बल्कि ये हुक्मरानी लेना ही बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर गए, और डायरेक्टली वो फौज के ऊपर और फौज के अफसरान पर, उनके बीवी बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा गए। जो उनकी अल्फाज थे वो बड़े हैरान कुन थे। उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि उस दिन 9 मई को जो इमरान खान था वो फौज का तख्ता उल्टना चाहता था, या आसिम मुनीर का तख्ता उल्टना चाहता था। तो मैं बात कर रहा था कि ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे हैरानगी हुई कि बड़ा अच्छा सवाल किया, हालांकि वो करते नहीं है, जिनका नाम सलीम साफ़ी साहब है, कि वो ये सवाल करते नहीं है, इस तरह के सवाल करते नहीं है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि ये आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं या अपने तज्जिए के तौर पर। उन्होंने उनको हिंट दिया कि आप इसको अपना तज्जिया कह दें। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर एक और कर गए शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं वसूख जराए की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये बात कर रहा हूं। तो मैं सोची पड़ गया कि यार ये किस तरह से हो सकता है। अगर इतना बड़ा इनके पास अगर इनके पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो फिर क्यों नहीं इमरान खान को उसके ऊपर कमेंट करते, उस पर क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से सबूत लाकर उसको सजा देते। क्योंकि मेरा जो मामला है ना, मेरा मामला पाकिस्तान है। इस मुल्क के साथ जो गलत करेगा मैं उसको गलत कहूंगा। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 9 मई का जो वाकया है वो साजिश थी और इमरान खान उसका सरगना था, और उसने फौज के अंदर जो है वो बगावत करने की कोशिश की, या आसिम मुनीर साहब का जो है वो तख्ता उल्टने की कोशिश की, तो और वो कहते हैं कि ये मेरे पास बावसूख जराए की खबर है,
तो फिर यकीनन उस बावसूख ज़राए के पास सबूत भी होंगे। तो उन सबूतों को क्यों नहीं पब्लिक किया जाता? उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर क्यों इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनाया जाता? मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए हैं। उसकी वजह ये कि आप थोड़ा सा परेशान हैं ख्वाजा आसिफ या मरीम नवाज ग्रुप की तरफ से। वो जो अटैक कर रहे हैं वो सीधा सीधा फौज पर कर रहे हैं, और आपने सोचा कि फौज बजाय इसके कि इन अटैक की वजह से नून लीग की तरफ देखे या हम सब की तरफ देखे, तो मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि जिससे सब लोग जो है वो इमरान खान की तरफ देखना शुरू हो जाए। लेकिन आपके जो ये बात है ये उलट पड़ गई। जो मैंने समझा आपकी बात का, तो वो यही नतीजा निकलता है कि आपने ख्वाजा आसिफ के हमलों को काउंटर करने की कोशिश की और एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आपने कहा कि 9 मई को जनरल आसिम मुनीर साहब या आर्मी चीफ साहब का तख्ता उठने की साजिश हुई थी। मियाँ साहब, तख्ता हुकूमतों के उल्टे जाते हैं, इदारों में नहीं उल्टे जाते। और उस इदारे की बात कर रहे हैं आप जिस इदारे के अंदर एक मुनज़्ज़म सिस्टम है, आप उस इदारे की बात कर रहे हैं जिसके मुनज़्ज़म होने के ऊपर हमें फ़ख्र है, तो उसके इत्तेफाक पर हमें फ़ख्र है, उसकी पेशा वाराना सलाहियतों पर हमें फ़ख्र है, हमें उनकी कुर्बानियों पर फ़ख्र है, हमें उनकी बहादुरी पर फ़ख्र है। और आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए 9 मई के वाक़ये को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी है पाक फौज, आप उसमें दरार डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और बड़ी भोंडी कोशिश की आपने। गो कि इमरान खान से आपको बुग्ज़ होगा, इमरान खान से आपको इख्तलाफ होगा, मुझे भी इख्तलाफ होगा, लेकिन किसी के इख्तलाफ में इस कदर नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि वापसी का रास्ता ना रहे, या किसी के इख्तलाफ में इस कदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए जिससे मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचे। मुझे तो ऐसा लगा कि आपने उस दिन पाक फौज पर बहुत बड़ी कारी ज़रब लगाई है। मैं नहीं जानता कि आपके इस इंटरव्यू का कोई नोटिस लेगा या आपसे पासपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ऐसे में तमाम इदारों को आपसे पूछगछ लाजमी करनी चाहिए कि हमें बताएं वो कौन से बावसूख ज़राए हैं जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान ने उस दिन साजिश की, वो कौन से ऐसे सबूत हैं, तो क्यों ना हम इमरान खान को इस पर जो है वो केस किया जाए। मैं अक्सर यही कहता हूँ, हमारे सियासतदान बहुत भोले हैं, बहुत सादा है, ये अपने वक्ती फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अब भी मज़ीद नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। ये फ्यूचर का नहीं सोचते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनको माजी, हाल और मुस्तकबिल की समझ नहीं है। ये माजी से सीखते नहीं हैं, हाल में अमल नहीं करते और मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करते। इतने सादा ना बने हमारे मुल्क के सियासतदान। आप सियासत करें, सियासत की आड़ में मुल्क को कौम को नुकसान ना पहुँचाएं। आपका जो भी मुखालफ है उसको रगेड़ के रखते हैं, अपनी तकरीरों में रगेड़ें, अपने इंटरव्यूज़ में रगेड़ें। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आपको इस तरह से उंगलियां उठाने की या उनमें तफरका डालने की, या जिसे मैं कहना नहीं चाहता कि ना इतफाक़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी वो अल्फाज नहीं कहना चाहता जो आपने कहे हैं। ये मुल्क होगा तो आपकी सियासत होगी, और बाज़ इदारे ऐसे होते हैं जो मुल्क की सालमियत की ज़मानत होते हैं। उन्हीं में से एक इदारा पाक फौज का इदारा है, पाकिस्तानी फौज है, स्टैब्लिशमेंट है। मुझे नहीं समझ आती कि जो उठता है और वो स्टैब्लिशमेंट का नाम लेना शुरू होता है हर बात में, पता नहीं अपना कद बड़ा कर रहे होते हैं। सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि आपका कद जो बड़ा होगा वो स्टैब्लिशमेंट का नाम लेने से नहीं होगा या उनकी छतर छाया में बड़े होने से नहीं होगा। आपका कद बड़ा होगा अपनी पॉजिटिव सियासत से, अपने किरदार से, अपने अमल से। आप कौम के लिए ऐसे काम करें कि जिससे कौम आपके साथ चले, आपको कौम पसंद करे। अगर 25 करोड़ आवाम किसी के साथ खड़ी हो जाती है तो कोई भी किसी भी सियासतदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आप लोग उठकर फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों लेते हैं? हर बात में एस्टेब्लिशमेंट को क्यों बीच में ले आते हैं? एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक हकीकत है, वो एक ताकतवर इदारा है। और मेरा ख्याल है, मैं कभी एनालाइज करता हूँ तो मुझे एक बात समझ आती है कि 17 सालों में बहुत सारे काम जहाँ पे उनके गलत हैं, लेकिन बहुत सारे काम उनके पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे काम उनके अच्छे भी हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे भी हैं। हमारे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि हमारे सियासतदानों से अच्छे भी हैं। अगर आप 60 की दिहाई में देखें तो इस मुल्क ने जितनी उस दौर में तरक्की की थी उतनी तरक्की आज तक 60 से लेकर आज तक नहीं हुई है, और वो तरक्की वो थी जिससे पूरी कौम को फ़ायदा होता था। आप उस तरह के अमल करें जिससे कौम आपको पसंद करे, और खुदारा अपना कद बड़ा करने की खातिर स्टैब्लिशमेंट को हर जगह मत रगे दे। मैं तो एक बात चाहूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ इतने कानून पास हो रहे हैं वहाँ पर यह कानून भी पास हो जाना चाहिए कि कोई सियासतदान आज के बाद स्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेगा, और जो स्टैब्लिशमेंट का नाम लेगा उस पर ताहयात पाबंदी लग जाएगी सियासत करने की। काश ऐसा हो जाए। स्टैब्लिशमेंट को भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आप हमारे मुहाफिज हैं, हमारा खून आपकी रगों में दौड़ता है और आपका खून हमारी रगों में दौड़ता है। हम एक दूसरे के, हमसे मुराद हम कौम की, मैं कौम की बात कर रहा हूँ, हम एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम हैं। इन सियासतदानों के चक्रों में ना तो खुद को गिराएं ना तो खुद को कमज़ोर करें, लेकिन इनको इतना सर पर मत चढ़ाएं कि ये आपको धमकियाँ लगाएं या आपको ब्लैकमेल करें। आपकी इज़्ज़त और तकरीम मेरे मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम है। इन सियासतदानों का क्या है, ये आज यहाँ है,
کل اس ملک سے باہر ہوں گے. ماضی اس کا ثبوت ہے. آپ نے اور ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم نے سے مراد میں بار بار کہہ رہا ہوں قوم کی ہے, اور ہمیں ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہمیں کسی کا دباؤ نہیں لینا چاہیے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں. اگر ہم پر کوئی اٹیک کر رہا ہے یا ہم پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. آپ کی یہ خاموشی خواجہ آصف کے بیان کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں تک لے آئی ہے. اگر خواجہ آصف کے بیان کے اوپر ہی آپ کا رسپانس آ جاتا تو شاید میاں شہباز شریف صاحب یہ بات نہ کرتے, آپ کے سبارڈینیٹس پر یا افسروں کے اوپر اس طرح کے الزامات نہ لگاتے, ان کے گھر والوں پہ اس طرح کے الزامات نہ لگاتے. مطلب ہم ایز اے قوم, میں مثلا صحافت سے منسلک ہوں, میرے پاس بہت ساری انفارمیشنز ہوتی ہیں, لیکن ہم تب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعے میں جن فوجی افسران کو سزا دی گئی ہے مطلب انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کیا. لیکن شہباز شریف صاحب کے بیان کے بعد یہ بات سوالیہ نشان بن گئی. انہوں نے تو سیدھا سیدھا الزام ہی لگا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس بات پر کیا رسپانس کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. پاکستان زندہ باد.